हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सिल्वा सरोज। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम कल हुआ था उसका जो है आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में आज जो है इसमें हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। जीएस प्लस हिंदी, यानी कि जो सेक्शन ए था आपका, ओके तो उसको आज हम देखेंगे क्या इसका आंसर की क्या सही हो सकता है, डिस्कस करेंगे। ओके देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आया है, क्या स्टाइल है पूछने का उसका। तो ये चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे माइनिंग का। ओके इसमें कोई दिक्कत, इसमें यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन, तो तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए और जो है इसको हम करते हैं डिस्कस। ओके देखते हैं कि क्या गलती है आपकी, वो आप देख लेना। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे डाउट है, वो लग रहा है मुझे कि एक गलत ही है, और कुछ क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं बताते जाऊंगी आगे, उसको फिर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक विद द टाइटल ऑफ सुल्तान। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, गियासुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, साहबुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन यालदूज, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझो कि चार ऑप्शन में, अगर आपने इसका स्टोरी पढ़ा होगा, अगर आपको स्टोरी पढ़ा होगा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, या आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को लगा लेते बहुत आराम से। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल जो सुल्तान का दिया, कौन दिया। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि सुल्तान का टाइटल इसको क्यों मिलेगा। पहली बात तो ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये ऑलरेडी जो है एक स्लेव था। किसका स्लेव था? ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था, ठीक है। कुतुबुद्दीन का काल जो है वो 1206 से शुरू हुआ, 1210 तक रहा, यानी 4 साल रहा। इसको लाख बख्श, कुरान बख्श, पील बख्श कहा जाता था। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा। तो इतना जानो कि ये जो है ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था, ठीक है। बहुत कैपेबल, बहुत ज़्यादा एबलिस्ट रूलर थे। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड जनरल कमांडर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो मोहम्मद गोरी की, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी का नेफ्यू था ये गियासुद्दीन महमूद, ओके। छोटा था ये बहुत। तो एक तरीके से देखा जाए तो मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, ठीक है। तो उसको गद्दी तो मिलनी सी रही। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक इनका बहुत ज़्यादा प्रिय था, बहुत ज़्यादा क्लोज था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो जाहिर सी बात है ऐसे कैसे होने देता। तो इन्होंने काफ़ी मतलब बहुत लड़ाई करी, बहुत जीती, बहुत जगह इन्होंने बैटल करा, अपने एरिया में मिला भी लिया। तो ये सब देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या किया, जब मोहम्मद गोरी का एसेसिनेशन जब हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खुद को 1206 में गद्दी पे बैठते हैं एज अ मलिक के तौर पे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भैया हम तो स्लेव हैं और कोई हमको मानेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं मानता, सुल्तान की पद नहीं ग्रहण कर सकते थे। तो ये मलिक के तौर पे ये बैठे 1206 में। 1208 में क्या हुआ, 1208 में इनको एक वैलिडिटी मिली कि हाँ भैया महमूद, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे गियासुद्दीन महमूद, ये महमूद है, मोहम्मद लिखा है यहाँ पे। तो गियासुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया, इनको एक मैनूमिशन दिया। वो मैनूमिशन के बाद जो है ये सुल्तान की पद इन्होंने ग्रहण करा, और उसके बाद फिर इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया लाहौर में, ठीक है, दिल्ली से लाहौर। याद रखिएगा इसको, इतना बेसिक जानकारी हमें यहाँ पता होनी चाहिए थी, तब आप इसको लगा लेते, ठीक है। तो देखो, कुबाचा की बात करें तो इन्होंने अपनी जो सिस्टर थी उसका शादी करवा दिया कुबाचा से। तो इल्तुतमिश से जो है अपनी बेटी का शादी करा दिया, और इसका फादर इन लॉ यानी कि यालदूज जो है इसका फादर इन लॉ था। तो वो जाहिर सी बात है इसको देता नहीं मैनूमिशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप, बाकी चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड इन अ गैप ऑफ। अब कह रहा है जो एग्रीकल्चर सेंसस है, ठीक है, तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस जो है भारत में ये एक कितने गैप में ये कंडक्ट किया जाता है एग्रीकल्चर सेंसस, 5 साल, 2 साल, 4 साल या फिर 3 साल। तो याद रखिएगा 5 साल में किया जाता है, ठीक है। हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है एग्रीकल्चर सेंसस। तो ये जो इंटायर सेंसस का जो पूरा ऑपरेशन है वो तो पूरा बेसिकली 3 फेज में होता है, ओके। इसको याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ सनातनी सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म उत्तर प्रदेश। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनातनी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य। तो याद रखिएगा रामानुज जो है इसके रियल फाउंडर हो जाएंगे सनातनी सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म के, ओके। यानी कि वैष्णववाद के सनातनी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन रहेंगे? रामानुज, ओके। तो रामानुज की बात करें तो ये फिलोसफर रहे 11th सेंचुरी के, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज कमीशन इन जुलाई 2022 इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हुआ था जुलाई 2022 में। तो जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन आ गया है, ये हम लोग कंप्लीट करवाया था करंट अफेयर्स के वीडियो में, इसलिए मैं कहती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स जरूर देखिए, आपको कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बेसिकली ये तेलंगाना में जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया गया था जुलाई 2022 में। ठीक है, बताओ जुलाई का करंट अफेयर्स पूछ दिया, यानी 6 मंथ का तो बेसिकली आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो तेलंगाना में ये जो है सबसे पहला इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये ऑपरेशन में है अभी। एनटीपीसी ने इसको डिक्लेयर करा था कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है। फाइनल पार्ट कैपेसिटी इसका होगा 20 मेगावाट आउट ऑफ 100 मेगावाट। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट है रामागुंडम में। ओके, वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रमोटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट का जो बेसिकली प्रोमोटर थे वो कौन थे। तो इसको बताना, ये मैंने आपको बताया था, इसको कंप्लीट करवाया था, याद रखिएगा इसको। ये हिस्ट्री का पोर्शन है और हिस्ट्री से ये मैंने आपको बताया था। तो केशव चंद्र सेन, राममोहन रॉय, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो या फिर देवेंद्रनाथ टाइगर। तो याद रखिएगा इसको, कौन थे वो? हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। ये मैंने आपको बताया था कि ये यंग बंगाल मूवमेंट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था जब ये कलकत्ता आए थे 1826 में। ठीक है, तब जब ये 1826 में कलकत्ता आए हैं उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था हिंदू कॉलेज का एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री के जो है इनको टीचर अपॉइंट किया गया था हिंदू कॉलेज में। तो इतना बेसिक याद रखिएगा इसको, इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके प्रमोटर यही थे यंग बंगाल मूवमेंट के। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, by which article of Indian Constitution the chairman and the member of Union Public Service Commission can be removed from their office। अब देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से आर्टिकल है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान है, संविधान में आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। ठीक है, ऑफिशियल की बात करें तो 395 है और वैसे अगर हम बात करें तो 448 आर्टिकल्स है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी की बात करें प्रेजेंट की तो 448 आर्टिकल्स है, लेकिन ओरिजिनली जो है आपके संवैधानिक जो है 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो उसी आर्टिकल्स में से कह रहा है कि भैया बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या फिर मेंबर को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने पढ़ी होगी आर्टिकल्स तो आप तो ये जानते होंगे कि आर्टिकल 315 से 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है कि हाँ भैया संविधान में, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट इज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अब लेकिन आर्टिकल 315 से 323 तक तो है, ठीक है, लेकिन 317 में ये चीज कहा गया है कि भैया आर्टिकल 317 में जो भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। ठीक है, तो आर्टिकल 317 में ये डील किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आर्टिकल 317। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द बेसिस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज। अब देखो यहाँ पे बेसिस ईयर बोल रहा है कि नेशनल इनकम जो इंडिया का होता है उसको हम कैलकुलेट करने का जो बेसिस ईयर है ना वो प्रेजेंट में कौन सा हम लेंगे, 2004-05 या फिर 2021-22, 2017-18 या फिर 2011-12। 2011-12 लेंगे। इसके पहले आंकड़ा हमने रखा था बेसिस ईयर 2004-05, लेकिन उसको अभी हटा दिया गया, अभी 2011-12 इसको कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2011-12 हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स वे नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। तो अगर पहले तो यही बात है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब ये है कि जो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बना दिया गया वो दैट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद रिमेंबर उसके बाद जो भी चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, वो सब किस में आएंगे, वो सब प्रेजेंट की बात करेंगे हम कि हाँ वो सब ऐड किए गए हैं संवैधानिक संशोधन लाके। लेकिन जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल ही है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया। ये सब आप देख पा रहे हो ना, ये जो है 51A है, 300A है, तो ये दैट इज क्लॉज, ये सब ऐड किए गए हैं इसमें। 51 होता तो ठीक है, लेकिन 51A है, 51B है, इसका मतलब कि उसको ऐड किया गया उसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 52, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप आर्टिकल 52 है। तो आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट के होने का जिक्र करता है कि हमारे संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 52 तो ये होता है, तो ये तो ओरिजिनल में ही है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नहीं है ओरिजिनल पार्ट, तो ये तो है आर्टिकल 51A। अब आर्टिकल 51A क्या है,
तो आर्टिकल 51A में देखो पहले क्या था कि हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया, तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपका ऐड किया गया। लेकिन उसके बाद फिर रहा नहीं गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर से लाया गया 2002, ठीक है। उसके बाद उसको एक और ऐड कर दिया गया, तो टोटल जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, ठीक है। तो कौन सी कमेटी के द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था 1976 में। मैंने आपको इसको बहुत बार बताया है। तो आर्टिकल 51A में जो है इसको इंसर्ट किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितने ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल? 11 ड्यूटीज़ हैं। तो ये देखो इसको इंसर्ट किया गया, ठीक है। क्या किया गया? इसको इंसर्ट किया गया। अच्छा अभी और रुको, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात होती है आर्टिकल 14 में, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 300A, इसको भी मैंने आपको 75 बार बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट मान लिया गया है, और पहले ये आर्टिकल 31 में था, इसको शिफ्ट करके अभी आर्टिकल 300A में कर दिया गया है ना। तो 300A में जब शिफ्ट किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया और उसको डिलीट कर दिया गया आर्टिकल 31 को, तो क्या किया गया? इसको इंसर्ट ही तो किया गया ना इसमें 300 में। तो ये भी जो है आपका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको दिया था 2, 4, 3, 4, 1, 2 या फिर 1 और 3। हमें पता है कि सेकंड और फोर्थ जो है ये इसको इंसर्ट किया गया है ना, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये समझ में आया, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब कहता है कि कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है। तो ये थोड़ा सा काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जो है हम स्किप करते हैं, इसको हम कंसिडर करेंगे जब आंसर किया जाएगा तब। काफी एंशिएंट का क्वेश्चन है, काफी मतलब ट्रिकी टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ही कट गया है। खैर यहाँ पे ये कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि ये रिवर्स लिखा हुआ है और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो गोदावरी रिवर है और उसका ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ है साथ में, कि बताना है आपको। तो एक साइड रिवर्स लिखा है, एक साइड ट्रिब्यूटरीज लिखा है, तो आपको ये बताना है कि बताइए इनके ट्रिब्यूटरीज है कि नहीं, यानी गोदावरी जो है वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, ये बताना है। तो गोदावरी वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है। कृष्णा दूध गंगा की है, बिल्कुल है। और यहाँ पे कावेरी हेमावती की है, बिल्कुल है ना। नर्मदा मांद की नहीं है भैया, नर्मदा जो है ये महानदी की है। किसकी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो इसको याद रखना है। तो ये जो है आपका हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच, जो गलत मैच किया हुआ है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विंच पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। कहता है जो विंच पोलन ग्रेन्स होता है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है? पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं कहाँ पे? पाइनस, मस्टर्ड, साइकस, फर्न में। तो पाइनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंच पोलन ग्रेन जो है कहाँ पाए जाते हैं? पाइनस में, ठीक है। जो आउटर एक्साइन होता है पोलन का, उसमें 2 लैटरल साइड्स होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? विंग्स बनाते हैं, ठीक है। पोलिनेशन जो है किसकी वजह से होता है? विंड के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इन अक्टूबर 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एट। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो 1924 अक्टूबर, देखो बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया है ना कि अगर आपने डीप नहीं पढ़ी है ना तो आप नहीं कर पाओगे, ये ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं बनेगा। ये काफी डीप क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ये तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी, बहुत ज्यादा फैक्ट चीजें पूछते हैं, फैक्चुअल चीजें डीप पढ़ाई की है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हो गया, फिर वहाँ पे जो है गेस करते रहिए। तो यहाँ पे देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब फाउंड किया गया? लाहौर, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो क्योंकि यहाँ पे HSRA भी है एक, जो कि भगत सिंह जी के द्वारा जो इसको स्थापित किया गया था। खैर उसकी बात नहीं हो रही, ये तो बाद में हुआ, लेकिन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था इसका फाउंडेशन किसने रखा? तो याद रखिएगा 1924 में ये जो है फाउंड किया गया था कानपुर में। किनके द्वारा फाउंड किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? फाउंड किया गया था। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 13 क्वेश्चन नंबर कहता है अरेंज द फॉलोइंग कोल माइंस टू फॉर्म। देखो अरेंज द फॉलोइंग कोल माइंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो मैंने इसको आई थिंक इसको मैंने बताया है। अगर हाँ इसमें से कुछ एक आदिलाबाद विश्रामपुर नहीं था, लेकिन रानीगंज, बोकारो और भी कुछ थे माइंस, सिंगरारेनी माइंस, ये नेवेली माइंस, तो ये सारे थे, इसको मैंने बताया था। तो देखो पहली बात तो ये कि इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देखो एक मिनट इसको रबी कर देती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो भारत का मैप लाइक ऐसे होगा, ठीक है। मान लो ये भारत का मैप है, ठीक है। छोटा छोटा बनाऊंगी, यहाँ पे हम जगह कम है। तो यहाँ पे कहना है कि भाई इसको जो है आप ईस्ट से, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो माइंस जा रही हैं,
कोल माइंस, ठीक है, उनको जो है आपको क्या करना, मैच करना है। पहले क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखो रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये सारे माइंस हैं कहाँ पे, कौन से स्टेट में है। तो रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। बोकारो कहाँ पे है, तो बोकारो आपका झारखंड में है, ठीक है। विश्रामपुर, ये देखेंगे विश्रामपुर ये कहाँ पे है, विश्रामपुर आपका छत्तीसगढ़ में है ना। आदिलाबाद कहाँ पे है, तो आदिलाबाद जो है आपका गोदावरी वैली पड़ जाएगा, तेलंगाना में जो है वहाँ पे आपका पड़ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आपका वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, ठीक है, आपका झारखंड यहाँ पे है, और छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, और तेलंगाना यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, पहले तो हो गया आपका रानीगंज, ठीक है, यानी रानीगंज 1 नंबर दे देते हैं। उसके बाद फिर आपका हो जाता है झारखंड, ठीक है, तो बोकारो जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या आ जाता है आपका विश्रामपुर और आदिलाबाद, तो विश्रामपुर जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना, और आदिलाबाद चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो ये बात सीरीज वाइज ही 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ना ये 1 2 3 4 इस तरीके से है ना, ऐसे हम चलेंगे जब, तो पहले जो जो आएगा उसको आप नाम करते चले जाओ, 1 2 रैंक देते चले जाओ उसको, उसके बाद से उसको मैच कर देते, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो का क्वेश्चन है, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। देखो डेंड्राइड, ये जो देख पा रहे हो आप डेंड्राइड और एक्सॉन लिखा हुआ है, डेंड्राइड क्या होता है, देखो डेंड्राइड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को रिसीव करता है, मतलब एक दूसरे न्यूरॉन से। डेंड्राइड्स की बात करें तो डेंड्राइड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को रिसीव करता है अदर न्यूरॉन से, और इनको इनवर्ड और सेल्स की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब हम एक्सॉन की बात करते हैं तो इम्पल्स को सेल से दूर लेके जाता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। इसका आंसर जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ओके चलो क्वेश्चन 15 देखो, इसको भी स्किप कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, समझ में नहीं आ रहा था इसको भी हम आंसर की का वेट करते हैं, उसके बाद इसको हम बताएंगे। ओके चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन 16 देखो, ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी हमने बताया था जून 2022 का है ये। तो कौन अपॉइंट की गई है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन, तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दी गई है यूएन की, जून 2022 में बनाए गए थे इनको। मुग्धा सिन्हा, रुचिरा कंबोज, निरुपमा राव या स्मिता सबरवाल, तो स्मिता सबरवाल तो होंगी नहीं, आईएएस है। रुचिरा कंबोज को जो है बनाया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। ओके इसको याद रखिएगा, कितने कितने लोगों ने सही किया है बताते जाइएगा आप लोग। Next question number 17, Ministry of Education, Government of India has established a joint venture with which of the following bank for the formation of higher education financing agency। भैया इसको भी हम लोगों ने बताया था, HEFA, ये बताया गया था आपको करंट अफेयर्स की क्लास में। तो HEFA के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर किस बैंक के साथ किया है, ताकि वो क्या बनाएगा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी बनाएगा। तो कैनरा बैंक के साथ जो है ये जॉइंट वेंचर इन्होंने साइन करा था, तो कैनरा बैंक के साथ किया था, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कहता है कि देखो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021 के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा, इस दो ऑप्शन में से कौन सा सही स्टेटमेंट है, ये कहना चाह रहा है। तो पहला हम देखते हैं क्या है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवरेज विटनेस इन अरुणाचल प्रदेश। कहता है कि जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर विटनेस किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम इंक्रीज हुई है फॉरेस्ट कवर की वो कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुई है, ठीक है। अब ये बहुत नीचे हो गया है। दिस रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय FRI। अब कहता है कि FRI के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, पेश किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। तो FRI के द्वारा इसको प्रिपेयर नहीं किया गया है, ये मैं बताना चाहूंगी आपको। ये आप देख पा रहे हो, जो FRI के द्वारा नहीं किया गया है, इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, यानी कि FSI के द्वारा किया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन आपका गलत हो गया, नेदर 1 नेदर 2 जो है आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही गलत दिया हुआ है, तो आप इसको गलत ही लगाना होगा ना आपको, नेदर 1 नेदर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। अब भैया इतना घुमा के क्वेश्चन कौन पूछता है, आप पूरा गूगल कर डालोगे ना तब भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन आप टाइप करके लिखोगे तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, ठीक है, जितने भी सेशन हुए हैं 1885 से 1900 तक जो है जितने भी सेशन हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला जो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, वो उमेश चंद्र बैनर्जी के प्रेसिडेंट थे। दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा जो हुआ है वो इलाहाबाद में हुआ है। तो देखो जैसे कि वो इलाहाबाद में हुआ, तो उत्तर प्रदेश का तो जो सिटी इलाहाबाद वो पहला हुआ ना, वहाँ पे तो पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का सिटी है जहाँ पे पहला एनुअल सेशन किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो इलाहाबाद में किया गया था। डेट क्या था? 1888, ठीक है, दिसंबर में हुआ था ये, 1888 का समय था। और इसके जो किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था? जॉर्ज यूल। इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था फिलहाल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, उसको मैंने बताया था यहाँ पे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, जॉर्ज यूल, याद रखिएगा इसको। जॉर्ज यूल जो है उनके प्रेसिडेंटशिप के द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था इसको चालू किया गया था। ओके, ये अधिवेशन इनके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज डिड अल बर्नी राइट हिज ट्रीटीज तारिक उल हिंद। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया था, अल बर्नी के द्वारा ये तारिक उल हिंद लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि कौन से लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, पाश्तो, तर्किश, पर्शियन या फिर अरबिक। अल बर्नी की थी ये, तो अरबिक में इनको लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें 8 चैप्टर्स थे जो बेसिकली फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, कस्टम्स, प्रैक्टिस, सोशल लाइफ, वेट, स्क्रिप्चर्स, लॉ, साइंस, ये सब के बारे में जिक्र था, ठीक है। ये ईरानियन स्कॉलर थे उस समय की बात करें, इस्लामिक गोल्डन एज की बात करें तो इनको बहुत गजब की नॉलेज थी मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, नेचुरल साइंस और एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। तो गजब का मतलब ये थे। तो कोर्ट एस्ट्रोलॉजर थे, किसके कोर्ट के? महमूद गजनी के। तो महमूद गजनी के ये कोर्ट पोएट थे, तो ये याद रखना, महमूद गजनी के, ठीक है। साथ में इनको जब इन्वेजन करने गए महमूद गजनी, तो ये साथ में इनको लेके गए थे अल बर्नी को इंडिया में, जैसे इंडिया गए तो इंडिया में साथ में लेके गए थे इनको, ठीक है। तो काफ़ी सारा इन्होंने इंडिया के बारे में भी लिखा है वो। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो क्वेश्चन 21 है, इफ एक्स मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन ये सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जैसे कि ये लिखा हुआ है, राइट, ये लिखा हुआ है। अब कहता है कि ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 15 - 10 दिया है, डिवाइड 50 - 10 डिवाइड 130 + 10 × 50 इज इक्वल टू, जैसे मान लो कि ये आपका यहाँ पे देख पा रहे हो, LHS की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड RHS की बात कर लें, तो RHS आपका दिया हुआ है यहाँ 4 ऑप्शन में से, ठीक है। LHS यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ये जो साइन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि 15 - 10, तो माइनस का साइन क्या करना है आपको? यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है। तो बस आपको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। जो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, ठीक उसका उल्टा कर देना। जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस मीन्स इंटू, तो आप यहाँ पे इंटू का साइन लगाओगे, और डिवाइड यहाँ पे लिखा, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखा, तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दीजिए। और इंटू लिखा है, इंटू मतलब माइनस, तो इंटू मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बेस पे आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे 15 इंटू, मैं लिख रही हूँ इसको यहाँ पे साइन को चेंज करके, ठीक है, 130, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 इंटू का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 10 था, इसके बाद ये आपका इंटू का साइन है, तो इसको माइनस कर देंगे, -50, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड जब कर दोगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। उसके बाद -50, ठीक है। तो 150 + 13 कितना हो जाता है? 163 हो जाता है, -50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 113 आंसर आ जाएगा। तो 113 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ओके। बस आपको इंटरचेंज कर देना है साइन को, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसको मैच करना। देखो 4 ऑप्शन में कहीं दिया तो नहीं है, अगर दिया है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने, ठीक है। तो प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसे। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल का, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टोर करके रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन अ सेल। तो सेल में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ओके। अब आया था क्वेश्चन 23 देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284, द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज। अब कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस एलिमेंट का वो कितना है? 2 है, 8 है, 4 है। इस एलिमेंट का नाम बताना है आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सिलिकॉन।
तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस एलिमेंट का है वो कितना है, 2 8 4 यानी कि 14। ठीक है, 14 जो है इसका इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट में। तो ये एलिमेंट किस कहाँ पे बिलोंग करता है, किस पीरियड को बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और 14th ग्रुप। ठीक है, थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यानी कि ये कौन है, सिलिकॉन है। ठीक है, ऐसा ही ये सिलिकॉन का एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है सिलिकॉन का है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए है ना, एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 15 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल देन द रेशियो बिटवीन द एंगल इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो है 15 डिग्री है, लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करना तो उसको पॉसिबल है नहीं। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम को प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे जो काफी डिस्कशन होते हैं आप उसको काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, बहुत सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल भी जाएंगे, तो ये भी मिल जाएगा आपको। तो इसको मैं वहाँ पे सॉल्व करके भेज दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेस भी कम है तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा फिर। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 25। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग वुमेन रिवोल्यूशनरी वाज अरेस्टेड अलोंग विद सूर्य सेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कल्पना दत्ता को जो है इनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। देखो जब रेड पड़ा था तो सूर्य सेन जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन कल्पना जो है वो भागने में कामयाब हो गई थी, तो वहाँ पे बच निकल के चली गई थी। तो सूर्य सेन को फ्री करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे बम्स को जो ट्राई भी किए, बम भी फोड़े इन्होंने जेल्स में एक्सप्लोसिव के साथ, लेकिन पूरी तरीके से निराशा ही हाथ लगी। कल्पना जो है फाइनली अरेस्ट कर ली गई, कब, 19 मई 1933 में। ठीक है, तो जब सेकंड सप्लीमेंट्री ट्रायल चल रहा था चिटगांव आर्मरी रेड केस का, तो कल्पना को जो है तो इनको जो है उम्र कैद की सजा हो गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना, 1933 की बात है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो भी है, उनको भी जान लो, बीना दास। ये देख पा रहे हो बीना दास। तो बीना दास जो है गजब की एक रिवोल्यूशनरी वुमन थी। ठीक है, जिन्होंने किसको गवर्नर जो थे बंगाल के 1932 में। ठीक है, तो बीना दास की बात करो तो गजब की एक रिवोल्यूशनरी वुमन थी। इन्होंने जो है एकदम फायर कर दिया था गवर्नर बंगाल को। 1932 की बात है ये। तो उन्होंने जब कॉन्वोकेशन चल रहा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो वहीं पर जाकर सीधे फायर कर दी जाके, है ना। तो गजब की, मतलब एक गजब की रिवोल्यूशनरी थी, मानना पड़ेगा। तो ये जो है सेंट जॉन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है कलकत्ता में, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है, वहाँ के स्टूडेंट रही हैं ये। बीना दास की बात करें तो, ठीक है, गजब की डेयरिंग वुमेन रिवोल्यूशनरी थी पूरे बंगाल में, और ये रिवोल्यूशनरी जुगांतर पार्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो याद रखेगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये इतना। तो ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे इनका नाम क्या था, ये भी जान लो, सर स्टैनली जैक्सन। सर स्टैनली जैक्सन। तो ये जो है जाके, मतलब जो कॉन्वोकेशन चल रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, तो इन्होंने जाके पिस्टॉल से डायरेक्ट फायर करा उनको, लेकिन मतलब नैरोली मिस कर दिया उनको, मार तो नहीं पाई, लेकिन हाँ बच गए वो। लेकिन गजब का जो साहस दिखाया था ना वो गजब था। तो इसलिए जो है इनको 9 साल की सज़ा हो गई थी। उसके बाद फिर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे रख दिया गया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए अब हिंदी का सेक्शन आ गया, अब इसमें थोड़ा हम देखेंगे ध्यान से। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब कहता है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव। तद्भव तत्सम मैंने आपको पढ़ाया था। तद्भव मतलब होता है जो हिंदी शब्द होता है। ठीक है, तत्सम मतलब ये होता है जो संस्कृत शब्द। बेसिकली इतना एक लाइन में तो यही बता सकती हूँ कि हिंदी शब्द जितने भी होंगे वो तद्भव होंगे। तत्सम यानी कि जो संस्कृत शब्द हो गए, कन्वर्ट हो गए, हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट हो गए, वो तत्सम शब्द होंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उपालंब, आभीर, अहेर, एकत्र। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उपालंब लिखा हुआ है। तो इसका जो तत्सम शब्द, ये जो कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, उपालंब तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है, उलाहना होता है। क्या होता है, उलाहना। ठीक है, उलाहना इसका तद्भव शब्द है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। इस 4 ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो उपालंब जो है ये तो तत्सम शब्द है ना। आभीर की बात कर लें, आभीर की, तो आभीर भी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो अगर हम बात करें तद्भव क्या होगा, तो इसका अहीर होगा। क्या होगा, अहीर होगा इसका तद्भव शब्द। अहीर की बात करें तो यही एक शब्द ऐसा है जो तद्भव शब्द है, अहीर। ठीक है, आखेट इसका जो है, आखेट जो है ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, एकत्र की बात करें तो ये ऑलरेडी जो है तत्सम शब्द है। एकत्र इसका क्या होता है, इकट्ठा होना। इकट्ठा जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकत्र लिखा यानी कि ये तत्सम शब्द है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन सा शब्द शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल हिंदी वाला सब तो कर लिए होंगे अच्छे से, इसको तो गलत नहीं किए होंगे एटलीस्ट।
कर्पूर लिखा है, कर्पूर, तो कर्पूर कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो कर्पूर कैसे लिखते हैं? कर्पूर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये देख पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो बड़ा वो की मात्रा होगी कर्पूर में। ओके, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अब कुरंग शब्द का पर्यायवाची बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा? तो कुरंग शब्द का पर्यायवाची, तो पहले तो ये जानो कि कुरंग का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। तो मृग हो सकता है, ठीक है, मृग, हिरण, है ना, मृग, हिरण, सारंग, कृष्ण, सार, ये इतना हो सकता है। तो क्या इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई है जो इससे मिल रहा हो? प्रभात, हिरण, पर्वत, समुद्र, ये तीनों तो बिल्कुल अलग ही है। हिरण एक ऐसा ऑप्शन है जो मिल रहा है इसमें से, हिरण से। ठीक है, मृग, हिरण, सारंग, कृष्ण, सार, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिरण। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब कहता है सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोल रहा है, जो नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है बोल रहा है। तो सेना का पहले तो पर्यायवाची पता होना चाहिए ना, आप एक ही जान पाओगे, फौज, क्योंकि काफी ऐसा पूछा है पर्यायवाची। तो फौज है, हो गया, दल हो गया, है ना, पलटन हो गया, अनी हो गया, तो अनी तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका कटक हो गया, कटक भी दिया हुआ है ऑप्शन में। निकर हो गया आपका, निकर, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन में। बरूथ नहीं होता है, बरूथ क्या होता है भाई? बरूथ नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं है इसका, बरूथ नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको। सेना की बात करें, फौज, दल, पलटन, अनी, कटक, निकर, है ना, ये सब हो जाएगा आपका। दल भी हो सकता है, दल तो मैंने बताया आपको। तो ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे सेना के। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? तो संज्ञा से बना विशेषण मतलब कि कोई जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता दे, वही विशेषण हो जाता है। तो जैसे मान लो चलाक लिखा है, तो चलाक क्या है? एक विशेषता है ना, तो ये विशेषण है एक तरीके से। जैसे राम चालाक है, तो राम क्या है? राम चालाक है, तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, चालाक। ठीक है, मोटर, ध्रुत, सैनिक, ये सब तो नहीं होगा ना, ये तो संज्ञा है ना। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन 31 देखो, इनमें से दाल भात में मूल चंद मुहावरे का अर्थ है। दाल भात में मूसर चंद मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो, दाल भात में मूसर चंद मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बीच में दखल देने वाला, जो बीच में दखल देता हो, मतलब अनावश्यक जो दखल दे, उसी का हम बोलते हैं क्या? दाल भात में मूसर चंद। इस मुहावरे का अर्थ यही निकलता है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित समासों में से काम चोर में कौन सा समास है? अब काम चोर में कौन सा समास है ये कह रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, काम से जी चुराने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका तत्पुरुष समास है, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, लेकिन अपादान तत्पुरुष में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो अपादान तत्पुरुष का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे कि जो समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद देख रहे हो क्या है? काम है। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद में से चिन्ह का लोप हो, यानी काम से जी चुराने वाला, है ना, तो से चिन्ह का लोप हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? उसको अपादान तत्पुरुष बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे भयभीत है तो भय से भीत, ठीक है, ये इस तरीके से हम अपादान तत्पुरुष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो मापा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जाहिर सी बात है, जो मापा ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ठीक है, अपरिग्रह, अगण्य, अपरिहार, ये सब नहीं बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्थानवाचक विशेषण नहीं है? स्थानवाचक विशेषण जो नहीं है, जो स्थान की, अगर स्थान का जिक्र हो रहा है जहाँ पे, पूर्वी यानी पूर्व दिशा, देशीय, क्षेत्रीय, ये सब है। सुडोल क्या होता है? सुडोल नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, स्थानवाचक विशेषण नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवा का तत्सम रूप है? आवा का तत्सम रूप क्या है? तो आवा जो है ये क्या है? ये आपका जो है, ठीक है, आवा जो है तद्भव है, और आपक, आवा का तत्सम जो है वो हो जाएगा आपक। क्या हो जाएगा? आपक। आग का तो अग्नि होता है, आव, अग्नि, ये सब लिखा ही हुआ है, ये नहीं होगा, आपक जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 38, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कट गया यहाँ पे, इन्होंने ठीक से प्रिंट भेजा नहीं मुझे। तो यहाँ पे कृतज्ञ, कृत्रिम, कृतघ्न और कृतार्थ क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो कह रहा है किए गए उपकार को ना मानने वाला, मतलब जो उपकार करता है और भूल जाता है, याद नहीं रखता है, एहसान नहीं मानता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। और जो एहसान मानता है उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, एहसान मानने वाले को कृतज्ञ, और जो एहसान नहीं मानता उसको हम कृतघ्न बोलते हैं। तो यही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ओके, मजा आ रहा है ना, एकदम दिमाग की बत्ती खुल गई होगी। चलो नेक्स्ट देखो 37, निम्नलिखित में से चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? चांदनी। ठीक है, चांदनी तो हिंदी वर्ड है ना, ये तो आराम से लगा लेते हैं आप, चंद्र, चांद, चिकना, तो चांदनी जो है चंद्रिका का राइट आंसर हो जाएगा, तद्भव रूप। ठीक है, 38 देखो, इनमें से चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ है। अब चादर से बाहर पैर पसारने का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? आमदनी से ज्यादा खर्च करना, खूब कमाना, अत्यधिक व्यय करना, सेख बघाड़ना, ये सब नहीं होगा। चादर से बाहर पैर पसारना यानी आमदनी से ज्यादा खर्च करना, वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 39, जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो एक शब्द जो है जिसका पति विदेश गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोषित पातिका। क्या बोलते हैं? प्रोषित पातिका, इसको राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखो क्वेश्चन 40, इनमें से कर्मधारय समास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा समासिक पद है? अब कर्मधारय समास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा समासिक पद है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम स्किप करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं आंसर की के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है, इनमें से दांत उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनमें से दांत उखाड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कठोर दंड देना। ठीक है, हीनता प्रकट करना, बहुत लज्जित होना, घूस लेना, ये सब नहीं होगा। बहुत कठोर दंड देना, ये आपका दांत उखाड़ने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ओके, किसने किसने सही किया भैया बता दो, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको अगर आपने सही करी इसको। तो क्वेश्चन 43 देखो, कहता है इनमें से अनुशासन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुशासन में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग तो जानते हो ना, अनु, प्रति, इति, ये सब जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। अनु, सन, अन, अनुष लिखा है तो अनु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो अनुशासन में बोल रहे हो, तो अनुशासन में अनु जो है आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो, दुर्बल का विलोम शब्द क्या है? अब दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। ठीक है, निर्बल, कुबल, अबल ये नहीं होता, दुर्बल का सबल होता है। ठीक है, कुछ लोग निर्बल भी लगा दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा है? अब यद्यपि, इसको मैंने बहुत बार बताया, यद्यपि संधि विच्छेद, इसको मैंने बताया आपको। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि धन अपि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आया तो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से किसी एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखो, कुतर्क, कुठाव, कुचग्र, कुआं, तो कु सब में लगा हुआ है ना उपसर्ग, लेकिन जब इसमें से हम अंतिम पद को अगर हम हटा दें, अगर इसमें से उपसर्ग हम हटा दें तो क्या जो अंतिम पद है उसका कोई मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है? तो कु से हटा दें, तर्क, बिल्कुल तर्क निकल रहा है। कु से ठाव, ठाव भी निकल रहा है, चक्र भी निकल रहा है। आ क्या होता है? आ कुछ नहीं होता। तो कुआं जो है ये आपका जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किस में से किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो बेसिकली यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुआं जो है ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकल रहा है, तो बेसिकली इसे कोई मतलब नहीं निकलता, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे, कुआं। ओके, नेक्स्ट 47, अभिग का विलोम शब्द, अभिग का विलोम होता है अनभिग। ठीक, क्या होता है? अनभिग होता है। ओके, ये तो पढ़ा है आपने। क्वेश्चन 48, इनमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब पक्षी का पर्यायवाची पहले तो क्या होता है यही जान लो, परिंदा होता है, पंक्षी होता है ना, परिंदा, पंक्षी, खग, चिड़िया, अंडज, विहग, विहग, पतंग, ये सब, पतंग, शकुनी है ना, शकुनी, गगनचर, ये सब। तो शकुंत, शकुंत भी होता है, पतंग भी होता है, शकुनी भी होता है। तो यहाँ पे बोलता है पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों तो है ना, हिरण्य नहीं होता है, हिरण्य नहीं होगा। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये हिरण्य। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोलता है कि 4 ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो पहली बात तो ये कि अंतर ध्यान जो लिखा हुआ है, ये अंतर ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंतर ध्यान जो है वो ऐसे लिखा जाता है, अंतर ध्यान। ठीक है, अंतर ध्यान जो है ऐसे लिखा जाता है। और निरोग तो बिल्कुल सही लिखा है, सन्यासी भी बिल्कुल सही लिखा है, और अहिल्या भी बिल्कुल सही लिखा है। तो भैया आपका जब तीनों आपने सही लिखा, एक गलत लिखा है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना चाहिए था ना कि निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, आपको ये लिखना चाहिए था, तब हम जो है यही लगा देते ये वाला। इसलिए ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर देखो कैसा क्वेश्चन दिया इन्होंने, तो ये इसका राइट आंसर तो ये होना चाहिए फिलहाल, बाकी सब तीनों सही लिखा है। लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब कहता है मैं केवल इतना चाहता हूँ, शराब पीना विश्व में से भयंकर है, दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ।
तो अकॉर्डिंग टू मी देखो इसका राइट आंसर मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, ये सही हो जाएगा, वाक्य शुद्ध लग रहा है। तो ये आपके जो हो गए 50 क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदी के हम लोगों ने डिस्कस करे। और देखो आपने कितने सही करे हैं इसमें से, इसको आपको बताइएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन जो जिसमें डाउट है उसको हम आंसर की पे छोड़ देते हैं, बाकी उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो कि कितना आपका आ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे का 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग तो जीएस का सेक्शन हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो बेसिकली इतना ऐसा होता ही है, जीएस का सेक्शन बहुत ब्लंडर ऑफ नॉलेज है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप कितना भी पढ़ लो ना तो वो ऐसा क्वेश्चन है आ ही जाते हैं कि आपको ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली ये नॉर्मल है, ये तो आना ही है। लेकिन हाँ आपने तैयारी करी ना, वो मायने रखती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपका नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं गया है ना। तो ये चीज़ें थी और आई होप कि आपका सिलेक्शन हो, गजब का परफॉर्मेंस रहा आपका, मज़ा तो आया ही। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में माइनिंग की बात करें तो माइनिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। हम लोगों ने इसको मेंबरशिप क्लास में काफ़ी जो क्विज कराए थे, 10 कदम राउंड कराए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए, और जो मेंबरशिप क्लासेस में ऑब्जेक्टिव हुए हैं वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा रहा पेपर माइनिंग का। तो चलो फिर यहाँ से जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। कितना मार्क्स आया आपके, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो नहीं बताना चाहते हो मत बताइए, लेकिन हाँ जो बताना चाहते हो बिल्कुल बता सकते हैं फ्रीली। तो चलो फिर आज फिर इतना ही करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।